जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं सब लोग मस्त शानदार जिंदाबाद होंगे। आज हम लोग करंट अफेयर में 2 जून 2024 का महत्वपूर्ण करंट पढ़ने के लिए जा रहे हैं। इसमें आप सबसे बेहतरीन एमसीक्यू देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। और करंट अफेयर के साथ साथ आप इस में मोस्टली स्टैटिक जीके का पार्ट भी देखने जा रहे हैं। आपको बताना चाहता हूं, आज 2 जून है। आज से फिक्स 10 साल पहले भारत का 28वां राज्य, जिसका नाम तेलंगाना है, तेलंगाना गठन हुआ था। तो याद रखिएगा, हालांकि इसके बारे में विस्तारित तरीके से इसी सेशन बताऊंगा कि 2 जून 2014 को ही भारत का 28वां राज्य जो तेलंगाना है उसका उदय हुआ था, निर्माण हुआ था। अगर पूछा जाता है बताइए कि तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था, तो 2 जून 2014 को हुआ था। अब चलते हैं हम लोग अपने सेशन की ओर। सबसे मेरी गुजारिश आपसे यही है कि अगर आप सेशन पर नहीं हो तो प्लीज़ सेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, घंटी बजा के ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक बेहतरीन तरीके से पहुंच सके। और आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम है एम एजुकेशन सफर, उसे ज्वाइन कर लेना। वहाँ स्टडी संबंधी मटेरियल काफ़ी आपको बेहतरीन तरीके से देखने के लिए मिल जाएगा। सेशन अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और भाई मानते हैं तो 5 दोस्तों का शेयर करिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ बेहतरीन क्वेश्चन है। पूछा गया है, भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहां पर बनाया गया है। भारत का पहला है, और जहां पर पहला शब्द मित्र लग जाता है वह क्वेश्चन आने की, जितने भी आयोग या बोर्ड हैं उन्हें पूछे जाने की क्वेश्चन की संभावना 100% बढ़ जाती है। इसलिए इस क्वेश्चन पर आप स्टार लगा लें, क्योंकि इसमें पहला शब्द लगा हुआ है। तो भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहां पर स्थापित किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है। तो मित्र, यह चेन्नई में स्थापित किया गया है। कहां पर? चेन्नई में स्थापित किया गया है, और चेन्नई आपका तमिलनाडु में पड़ता है। कहां पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। आप लोग याद रखना मित्र, ठीक है। तमिलनाडु पड़ता है चेन्नई। आपने इंडिया का मैप देखा होगा इस तरीके से। तो तमिलनाडु आपका ये वाला पार्ट है, ये तमिलनाडु पार्ट है। इसका जो समुद्र तटीय क्षेत्र है ये वाला, इसका जो समुद्र तटीय क्षेत्र है मित्र ये वाला, इसे कोरोमंडल तट कहते हैं। कोरोमंडल तट कहते हैं। और चेन्नई, जो चेन्नई है वो आपका यहां पर है, चेन्नई आपका यहां पर है। और यहीं पर भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की गई है। आप लोग बेहतरीन तरीके से याद रख सकते हैं। अब देखो, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क क्या होते हैं? सबसे पहले यह एक माल संचालक सुविधा होती है। क्या होती है? जितना भी माल होता है, जैसे कोई भी रॉ मटेरियल हुआ, वो एक माल संचालक सुविधा होती है। आप लोग याद रखना। इसमें परिवहन की सुविधा, मशीनीकरण, गोदाम, कोल्ड स्टोर जैसी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जहां पर स्थापित किया जाता है, एक माल संचालक सुविधा होती है, जिसमें आप पाएंगे जो परिवहन की सुविधा होती है सब बहुत बेहतरीन होती है, मशीनीकरण होता है, और उन्हें रखने के लिए माल बेकार ना हो उसके लिए एक उच्च तकनीक का प्रयोग किया जाता है। और कोल्ड स्टोर आप जानते होंगे, जहां पर जितने भी खाद्य सामग्री होती है उनको एकत्रित किया जाता है। और कोल्ड स्टोर में मीथेन और नाइट्रोजन जैसी गैस होती हैं, जिससे वो ठंडी रहती हैं मित्र। आगे ध्यान दीजिए, आगे दिया हुआ है, इस जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है इसका निर्माण किसने किया है? तो बताना चाहता हूं, आपने रिलायंस इंडस्ट्री का नाम अवश्य सुना होगा। आपने रिलायंस इंडस्ट्री का नाम जरूर सुना होगा। तो रिलायंस इंडस्ट्री ने ही भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क चेन्नई के पास मेपेदू में बनाया गया है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस कंपनी ने बनाया है, तो रिलायंस कंपनी ने बनाया। आप लोग याद रखना। यह पार्क लगभग 1424 करोड़ रुपए की लागत से बनकर के तैयार होगा। हालांकि अभी इसकी शुरुआत हुई है। क्या हुआ है? इसके निर्माण क्या हुई है? जून में शुरुआत हुई है। आप लोग याद रखना मित्र, ठीक है। जून में इसकी शुरुआत हुई है। अब देखिए, कुछ
फैक्ट जान लेते हैं स्टैटिक जीके के रूप में, करंट अफेयर के हैं 2024 में जो प्रथम हुए हैं। जैसे पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा रेवेन्यू एनर्जी पार्क कहां पर स्थापित किया गया है, तो आप लोग बताइए भारत का सबसे बड़ा है, सॉरी विश्व का सबसे बड़ा रेवेन्यू एनर्जी पार्क कहां पर स्थापित किया गया है, तो गुजरात भारत का राज्य है और गुजरात का जिला कच्छ जिला है। कौन सा? कच्छ जिला है। कच्छ जिले में ही खेवड़ा नामक स्थान पर अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा यह बनाया गया है। ठीक है, क्या? रेवेन्यू एनर्जी पार्क गुजरात के कच्छ में एक स्थान है खेवड़ा, वहां पर अडानी ग्रुप द्वारा, अडानी एनर्जी द्वारा लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया गया। आप लोग हो सकता है इस बात को ध्यान रखना, 2024 का स्टैटिक जीके करंट अफेयर का भी क्वेश्चन बन सकता है। और सबसे बेहतरीन क्वेश्चन आप ये जानेंगे जो एग्जाम में इसकी आने की पूरी संभावना है। जैसे पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन अगर पूछा जाता है कि 2024 में और पहला हुआ है, पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ है, तो आप लोग बताएंगे कि यह पहला ऊर्जा परमाणु शिखर सम्मेलन जो बेल्जियम है, बेल्जियम मित्र यूरोपीय कंट्री है, बेल्जियम यूरोपीय कंट्री है। जैसे भारत एशिया कंट्री है, चीन एशिया कंट्री है, ऐसे ही आप पाएंगे जो बेल्जियम है वह कैसा कंट्री है? यूरोपीय कंट्री है और इसकी राजधानी ब्रुसेल्स है। कौन सी? ब्रुसेल्स है। ब्रुसेल्स में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, इस बात को ध्यान रखना। एक बात अतिरिक्त बताता हूं, आपने नाटो का जरूर नाम सुना होगा। किसका मित्र? नाटो का। आपने नाटो का नाम जरूर सुना होगा। नाटो एक संगठन है, इसकी फुल फॉर्म होती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका अगर हेडक्वार्टर पूछा जाए तो बताइए ब्रुसेल्स में है। कहां पर है मित्र? ब्रुसेल्स में है। नाटो का हेडक्वार्टर कहां पर है? ब्रुसेल्स में है। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो यूरोपीय संघ है, कौन सा मित्र? यूरोपीय संघ है, जरूर नाम सुना होगा। इसमें वर्तमान समय में 28 देश शामिल हैं। कितने? 28 देश शामिल हैं। आपको यह बताना है 28वां देश इसमें कौन सा कंट्री शामिल हुआ है 2024 में। मित्र इसका भी हेडक्वार्टर कहां पर है? ब्रुसेल्स में। इसका भी मित्र मुख्यालय कहां पर है, तो बताइए कि ब्रुसेल्स में है। तो नाटो का मुख्यालय, यूरोपीय संघ का मुख्यालय, इन सबका मुख्यालय कहां? ब्रुसेल्स में। और ब्रुसेल्स में ही पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन हुआ है। ब्रुसेल्स बेल्जियम देश की राजधानी है। आगे ध्यान दीजिए। इसके बाद अगर पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का पहला जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहां पर स्थापित किया गया है, तो बताइए कि यह कामलीभाट और बरखेड़ा में स्थापित किया है। 2 जगह स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश का पहला जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहां पर स्थापित किया गया है? कामलीभाट और बरखेड़ा में स्थापित किया गया है। आप लोग बेहतरीन तरीके से याद रखना। उसके बाद भारत का पहला ट्रांसपेरेंट पोर्ट, कौन सा? ट्रांसपेरेंट पोर्ट कहां पर स्थापित किया गया है, तो बताइए विंध्यन पोर्ट है जो कहां पर है? केरला में। कहां पर है? केरला में। विंझिम पोर्ट है, तो बताइए कहां पर है? केरला में। उसके बाद पहला इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन कहां पर हुआ है? यह पर्यटनों को बढ़ावा देने के लिए यह इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन किया जाता है। तो इस बार 2024 में जो हुआ है ये नेपाल में हुआ है मित्र। कहां हुआ है? नेपाल में हुआ है। आप लोग जानते हैं, हो सकता है फैक्ट के रूप में आपको यह क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिल जाए, टहलते हुए देखने के लिए मिल जाए कि पहला इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन 2024 में कहां पर हुआ है, तो बताइए दौड़ करके कि नेपाल में हुआ है। ठीक है, आगे चलें। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो आपसे मेरी गुजारिश यही है, रिक्वेस्ट है, विनती है कि ऐसे कम से कम लाइक तो जरूर कर लीजिए, सेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा प्लीज। आगे ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने किस देश में पहले विदेशी परियोजना शुरू की है? और ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। भारत के जिसके साथ संबंध बहुत अच्छे होंगे। फिर एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने किस देश में पहले विदेशी परियोजना शुरू की है? तो मित्र यह जो परियोजना शुरू की गई है वह ओमान में शुरू की गई है। कहां पर? ओमान में शुरू की गई है। हम लोग बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। कहां पर? ओमान में शुरू की गई है। अब ध्यान दीजिए, आपको बताना चाहता हूं भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार।
ने अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय परियोजना द ओमान के नाम से है। किस नाम से है? द ओमान कलेक्शन के नाम से वो पूरी कर ली है। और इसमें मोस्टली क्या है कि द ओमान कलेक्शन परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य में आप पाएंगे कि 1900 बच्चों, ये 1900 है, 1938 से ओमान में रह रहे भारतीय प्रवासियों के दस्तावेज, जो भी उनके दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको क्या करना है? डिजिटीकरण करना है, उनका संरक्षण करना है। जैसे बहुत से लोग होते हैं जैसे ओमान में जाकर बसे हुए हैं पुराने समय से, उनके जो दस्तावेज हैं कि इनका संबंध भारतीय से है, भारत के निवासी हैं, भारत के मूल निवासी हैं, तो ऐसे लोगों को क्या करना है कि उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको डिजिटल करना है, उनको सुरक्षित व्यवस्था करना है। ठीक है मित्र, इसका मोस्टली टारगेट यह है इस परियोजना का मित्र। अब देखिए मस्कट में, क्योंकि आपको पता है जो ओमान की राजधानी है, ओमान की राजधानी कौन सी है? ओमान की राजधानी कौन सी है? तो बताएंगे मस्कट है मित्र। क्या है? मस्कट है। ओमान की कैपिटल क्या है मित्र? मस्कट। तो मस्कट में भारतीय दूतावास में आयोजित परियोजना में गुजरात के 32 भारतीय परिवार शामिल थे, जिनमें जो अंग्रेजी, अरबी, गुजराती और हिंदी में 7000 से अधिक दस्तावेजों को डिजिटल वहां पर किया गया है। कहां पर? तो भारतीय दूतावास में, ओमान में, जो ओमान की राजधानी मस्कट है वहां पर भारतीय दूतावास था। वहां पर 7000 से अधिक क्या थे? दस्तावेज थे, जो अलग अलग भाषाओं में थे, अंग्रेजी, अरबी, गुजराती और हिंदी में। उनको क्या किया गया? डिजिटल किया गया है, उनको संरक्षित किया गया मित्र। अब देखिए बात आ ही गई है भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की, तो ये बताइए जो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार है वह किस मंत्रालय के, केंद्र सरकार के किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? तो आज के बाद बता दे जाना कि संस्कृति मंत्रालय के तहत एक समृद्ध कार्यालय है जो भारतीय अभिलेखागार है, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार है। तो बताइए कि यह किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? तो संस्कृति मंत्रालय, जो कल्चर मिनिस्ट्री है उसके तहत एक समृद्ध कार्यालय है। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसकी स्थापना 11 मार्च 1891 में कलकत्ता में की गई थी। कब? 1891 में कलकत्ता में की गई थी। जब की गई थी तो कलकत्ता में इंपीरियल रिकॉर्ड के विभाग के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। ये भी ध्यान रखें, क्योंकि ये ब्रिटिश शासनकाल में, जो भारतीय ब्रिटिश शासनकाल में इसकी स्थापना की गई थी 1891 में। आपसे मेरे क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है कि 1891 में भारत का जो वायसराय था, कौन? वायसराय, वो कौन था? आपको ये बताना है। ठीक है, और कहां पर की गई थी? कलकत्ता में की गई थी। एक बात आपको बताना चाहता हूं, जैसे इस विभाग की स्थापना, जिसे भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कहा जाता है, इसकी स्थापना कलकत्ता में हुई है। और आप देखेंगे कि जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसकी भी स्थापना सबसे पहले 1935 में कहां पर हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। ठीक है, बाद में 37 में उसका ट्रांसफर करके बंबई पहुंचा दिया गया था। आगे ध्यान दीजिए, अगर पूछा जाए कि जो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार है इसके वर्तमान महानिदेशक कौन है, तो आप इमेज में देख सकते हैं, यह अरुण सिंघल जी हैं। कौन है? अरुण सिंघल जी हैं, जो इसके वर्तमान महानिदेशक हैं। और जो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार है इसके क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं? तो इसके क्षेत्रीय, देखो इसमें बताया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार का एक क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल में भी है, और तथा 3 अन्य अभिलेख केंद्र भी है, जैसे भुवनेश्वर में भी है, जयपुर में भी है और पांडुचेरी में है। देखिए ध्यान रखिए, इसका हेडक्वार्टर अगर पूछा जाता है तो बताइए कि भोपाल में है, वो दिल्ली में है, और एक इसका क्षेत्रीय कार्यालय कहां पर? भोपाल पे। और अन्य कहां पर है? तो भुवनेश्वर में, जयपुर में और पांडुचेरी में है। इनको आप लोग बेहतरीन तरीके से फैक्ट के रूप में याद रख लेना। बात अगर ओमान की आई गई है तो थोड़ा ओमान के बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। देखिए मित्र, ओमान है, ओमान की जो सीमा है सबसे पहले किन किन कंट्रियों से लगती है? तो आपने सऊदी अरब का नाम अवश्य सुना होगा। किसका? सऊदी अरब का नाम और सुना होगा। और यूएई, इसे संयुक्त अरब अमीरात कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त अरब अमीरात कहते हैं। और यमन, इस देश से इसकी सीमा लगती है, इस देश से इसकी सीमा लगती है। एक बार बताने की कोशिश करूंगा मैं, जैसे ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला कंट्री, ये ओमान देश है। कौन सा है?
ओमान कंट्री है, जिसकी राजधानी मैंने क्या बताई थी, मस्कट बताई थी। क्या बताई थी, मस्कट बताई थी मित्र, आप लोग याद रखना। अगर इसकी भौगोलिक कंडीशन की बात की जाए तो यह सबसे पहले जो सीमा साझा करता है सऊदी अरब से करता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे सऊदी अरब, जिसकी राजधानी रियाद है, और ये यूएई है। आपको ये इमेज में दिखाई दे रहा है, ये यूएई है। क्या है, यूएई मतलब संयुक्त अरब अमीरात, मैंने आपको बता दिया है। ये कुवैत से सीमा नहीं करता बनाता है, कभी कभी फैक्ट के रूप में आ जाए तो ये कुवैत ये देश है, देखो कुवैत ये देश है, ये कुवैत से सीमा रेखा नहीं बनाता है, इस बात को ध्यान रखना। कुवैत की राजधानी कौन सी है, तो बताइए दोहा है। कौन सी, दोहा इसकी राजधानी है कुवैत की। और तीसरे नंबर पर ये बनाता है यमन से बनाता है, ये यमन कंट्री है मित्र। कौन सा, यमन कंट्री है। 3 देशों से सीमा रेखा बनाता है। इसकी प्रशासनिक राजधानी मस्कट है मित्र, आप लोग याद रखना, जिसे बता चुका हूं। और यहां पर सुल्तान का शासन है, जिसका नाम क्या है, हिथम बिन तारिक। क्या नाम है, हिथम बिन तारिक यहाँ के सुल्तान हैं। आप लोग बेहतरीन तरीके से इनको बातों को याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, पूछा यह गया है कि दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड इंजन प्रक्षेपित करने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी है। एक बार फिर सुन लीजिए, मेरे गले में थोड़ी दिक्कत है। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड इंजन प्रक्षेपित करने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी है। जब दुनिया की पहली है, जब मैंने आपसे पहले कहा था कि यहां पर पहला शब्द आ जाता है तो वो क्वेश्चन मित्र अपने आप में इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आपसे गुजारिश मेरी यही है कि इस फैक्ट को आप लोग याद रखेंगे। दुनिया की पहली कंपनी कौन सी है, तो मित्र यह निजी क्षेत्र की कंपनी है और इंडियन है। आपको ध्यान रखना, ये कंपनी कौन सी है, इंडियन, जिसका नाम क्या है, अग्रकुल कॉस्मॉस। कौन सा है, अग्रकुल कॉस्मॉस इसका नाम है। आप लोग बेहतरीन तरीके से याद रखिए मित्र, अग्रकुल कॉस्मॉस इसका नाम है, जिसने 3D प्रिंटेड इंजन प्रक्षेपित किया है, ठीक है। और ये दुनिया की पहली कंपनी बन गई है। फैक्ट अच्छा है, आप लोग याद रखना। ये अग्रकुल का इमेज दिया गया है, ठीक है। आपको बताना चाहता हूं, भारत की ये निजी क्षेत्र की, कैसी, निजी क्षेत्र की स्पेस एजेंसी है। इसका नाम क्या है, अग्रकुल कॉस्मॉस ने अपने पहले सिंगल स्टेज रॉकेट, जिसका नाम क्या है, अग्रीवान। अग्रीवान मित्र, कभी कभी यहां पर इस तरह भी लिखा आ सकता है, एक सेकेंड, अग्रीवान, अग्रीवाण ऐसा भी लिखा सकता है, ठीक है। अग्रीवाण भी लिखा सकता है, आप लोग याद रखना। तो इसने क्या किया है, जो रॉकेट था जिसका नाम क्या था, अग्रीवाण, का सफल टेस्ट परीक्षण कर लिया है। क्या कर लिया है, इसका सफल टेस्ट परीक्षण कर लिया, आप लोग याद रखना। कंपनी का नाम क्या है, अग्रकुल कॉस्मॉस इसका नाम है, आप लोग याद रख सकते हैं। आगे ध्यान दीजिए, यह प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा का नाम आपने सुना होगा, अवश्य सुना होगा, श्रीहरिकोटा, ठीक है। श्रीहरिकोटा मित्र ये आंध्र प्रदेश में है। कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में आप पाएंगे बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप पर स्थित है। अच्छा, उस द्वीप का नाम आप मुझे बताएंगे जिस पर श्रीहरिकोटा प्रक्षेपित केंद्र स्थित है। मैंने बता दिया आंध्र प्रदेश के तहत आता है, लेकिन किस द्वीप पर है, आप मुझे द्वीप का नाम जरूर बताएंगे। मैं आपके कमेंट का और उस आंसर का वेट करूंगा मित्र। तो यह परीक्षण है जो कंपनी ने लॉन्च किया है, वह श्रीहरिकोटा में भारत के पहले प्राइवेट लॉन्च पैड धनुष से किया गया है। मिशन का नाम अग्रीवान, हो सकता है पूछ ले जाए कि इस मिशन का नाम क्या था, अग्रीवान SORTED, अग्रीवान SORTED। इसे सब ऑर्बिट टेक्नोलॉजी ट्रिमांड स्टेट से कहा जाता है। अगर फैक्ट के रूप में पूछा जाए तो बता सकता है मित्र। आगे ध्यान दीजिए, आगे दिया हुआ इस रॉकेट में दुनिया के पहले सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का इस्तेमाल किया गया था। सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का निर्माण भारत में ही इस कंपनी द्वारा ही किया गया था मित्र। आपको बताना चाहता हूं कि अग्रिवन रॉकेट में प्रयुक्त होने वाला रॉकेट का नाम क्या है, अग्रिलेट है। इसमें जो रॉकेट का प्रयोग किया गया है, जो इस तरीके से इसको ले जा रहा है रॉकेट इंजन का, उसका नाम क्या है, अग्रिलेट है।
कौन सा क्या है, अग्रिलेट है। और अग्रकुल ने 3D मुद्रित रॉकेट बनाने के लिए एकोनेल धातु का प्रयोग किया था। हो सकता है पूछ लिया जाए, तो एकोनेल धातु का मतलब इसका प्रयोग किया गया था, आप लोग याद रखना। एकोनेल क्या चीज है, तो ध्यान रखिए, एकोनेल एक मिश्रित धातु है जो ऑक्सीकरण संचारण प्रतिरोध है और अंतरिक्ष यात्रियों के लिए बहुत ही उपयुक्त है। अग्रकुल कॉस्मॉस में अपना रॉकेट परीक्षित करने वाली दूसरी भारत की निजी कंपनी बन गई है। हालांकि इससे पहले एक कंपनी और कर चुकी है। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई है, तो आप लोग याद रखना, इसकी जो स्थापना 2017 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो चेन्नई में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, चेन्नई में। अच्छा, स्थापना किसने की है, तो आप लोग याद रखना, जिन व्यक्तियों ने स्थापना की है उनका नाम मोइन एसपीएम, क्या नाम है, मोइन एसपीएम उनका नाम है। और दूसरे व्यक्ति कौन है इनके साथी, श्री नाथन रविचंद्रन द्वारा आईआईटी मद्रास के सहयोग से इसकी स्थापना की गई। ठीक है, इन दो व्यक्तियों ने क्या किया था, मद्रास आईआईटी का सहयोग किया था, मतलब सहायता ली थी, उसकी सहायता से इस कंपनी की, अग्रकुल कॉस्मॉस कंपनी की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। बताना चाहता हूं अग्रकुल कॉस्मॉस कंपनी के बारे में थोड़ा सा। अग्रकुल कॉस्मॉस स्टार्टअप भारत की पहली कंपनी थी जिसने 3D प्रिंटेड रॉकेट बनाने में क्या की, सक्षम तब पेश की है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, पूछा गया है चौथे नंबर का। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय बाल भवन में समर फेस्टा 2024 का उद्घाटन किया है। मित्र, अगर आप एजुकेशन में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं तो हो सकता है आप टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है करंट अफेयर में, सुपर टेट में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। पूछा गया किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय बाल भवन में समर फेस्टा 2024 का उद्घाटन किया है, तो आप लोग याद रखना, ये जो किया है शिक्षा मंत्रालय ने किया है, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने कहा है या अच्छा आपको ये बताना है एजुकेशन मिनिस्ट्री ने किया है। इसमें इसके मंत्री कौन है, तो उनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान ये इस समय एजुकेशन मिनिस्टर हैं। ठीक है मित्र, शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय बाल भवन में समर फेस्टा 2024 का उद्घाटन किया है, आप लोग बेहतरीन तरीके से याद रखना। और ये ऐसे ही नहीं मित्र, आपको बताना चाहता हूं, जो शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय बाल भवन में महीने भर, लगभग 1 महीने चलेगा कितना चलेगा, 1 महीने ये चलने वाला समर फेस्टा 2024 का क्या किया, उद्घाटन किया गया है। पहले नंबर आपको एक बात याद रखनी है कि आपको यह बताना है, अगर पूछा जाता है कि समर फेस्टा 2024 क्या है, समर फेस्टा 2024 क्या है, तो आप लोग बता देना कि यह शिक्षा से संबंधित एक सम्मेलन है। क्या है, शिक्षा संबंधित एक सम्मेलन है समर फेस्टा 2024 मित्र। किसके तहत है, शिक्षा मंत्रालय के तहत है, आप लोग जान ही चुके होंगे। आगे ध्यान दीजिए, समर फेस्टा 1 महीने तक चलने वाला एक कैंप है जिसमें 5 से लेकर के 16 साल के बच्चों को के लिए 36 से अधिक विभिन्न प्रकार की क्या कराई जाएगी, गतिविधियां कराई जाएंगी, प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी। समर फेस्टा 2024 जो लगभग 1 महीने चलेगा, वो 29 मई से लेकर के 28 जून तक चलेगा मित्र। कितना चलेगा, तो बता सकते हैं 29 मई से लेकर के 28 जून तक यह चलने वाला कैंप है मित्र। आगे ध्यान दीजिए, आगे बताया गया है इसमें ओडिसी, आपने नृत्य का नाम जरूर सुना होगा, जो उड़ीसा राज्य से संबंधित है। ओडिसी नृत्य जैसे योग है, सुलेख है, संगीत है, गायन लेख है, आज पर क्या किए जाएंगे, सम्मेलन प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। अब देखिए बात आई गई है राष्ट्रीय बाल भवन की, तो राष्ट्रीय बाल भवन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, नेशनल बाल भवन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पहले राष्ट्रीय बाल भवन के बारे में, यह स्कूली शिक्षा एक साक्षरता विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है। सबसे पहली बात, यह स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त क्या है, निकाय है मित्र। क्या है, एक निकाय है, आप लोग याद रखना। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। कहां पर है, नई दिल्ली में, आप लोग बेहतरीन तरीके से याद रखना, इसका जो हेडक्वार्टर कहां पर है, नई दिल्ली में मित्र। नई दिल्ली में स्थित है मित्र। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो बताइए 1956 में। प्रधानमंत्री उस समय कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। स्थापना का उद्देश्य क्या था कि 5 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों को रचनात्मक गतिविधियों के अवसर प्रदान करना, मोस्टली इसका टारगेट था। जो राष्ट्रीय बाल भवन है इसका टारगेट क्या था, तो बताइए 5 से 16 वर्ष के जो बच्चे होते
उन्हें रचनात्मक जो गतिविधियां होती हैं विद्यालय संबंधी, उनके जो लाइफ संबंधी, जीवन संबंधी, उनका लाइफ कैसे डेवलपमेंट हो, क्योंकि भविष्य बच्चों के कंधों पर निर्भर होता है देश का। तो ये उसका टारगेट था मित्र। आगे देखिए मित्र, आगे कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। जैसे प्रमुख सम्मेलन जो 2024 में प्रमुख सम्मेलन हुए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल स्किप मत करिए। फिर आपसे कहूंगा इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम है एम एजुकेशन सफर, वहां इसे ज्वाइन कर लीजिए, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और आपको स्टडी बहुत ही बेहतरीन स्टडी संबंधी मटेरियल मिल जाएगा मित्र। अगर पूछा जाता है जलवायु शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ है, जलवायु शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ है, तो मुंबई में हुआ है। कहां हुआ मित्र? मुंबई में हुआ है, आप लोग याद रखना। जलवायु शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ है? मुंबई में। विंग्स इंडिया 2024 ईयर शो कहां पर किया गया है, तो हैदराबाद। कहां पर किया गया है? हैदराबाद में, पूछा जा सकता है। विश्व पुस्तक मेला 2024 का आयोजन कहां पर किया गया था? नई दिल्ली में। और भारतीय ऊर्जा सप्ताह 2024 कहां पर किया गया था? तो गोवा में किया गया था। कहां पर किया गया था? गोवा में। एक बार फिर देख लीजिए, जलवायु शिखर सम्मेलन मुंबई में, विंग्स इंडिया 2024 ईयर शो हैदराबाद में, विश्व पुस्तक मेला 2024 नई दिल्ली में, और भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 कहां पर? गोवा में स्थापित किया गया है मित्र। आप लोग बेहतरीन तरीके से याद रखना। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 का आयोजन कहां पर किया गया था? तो बताइए, नासिक में। कहां मित्र? नासिक में किया गया था। और 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहां पर आयोजित किया गया है? यह सबसे इंपॉर्टेंट है मित्र। 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहां पर आयोजित किया गया है? तो फरीदाबाद में मित्र। कहां पर? फरीदाबाद में इसका आयोजन किया गया था, आप लोग याद रखना। उसके बाद राज्य खनन मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन कहां पर हुआ है? तो भोपाल में हुआ है, जो मध्य प्रदेश की राजधानी है मित्र। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, पूछा यह गया है, कौन सा ग्रह पहले की तुलना में अधिक ज्वालामुखी रूप से सक्रिय हो गया है? वोल्केनो की दृष्टि से जो ज्वालामुखी है उसकी दृष्टि से क्या हो गया है? एक्टिव हो गया है, सक्रिय हो गया है मित्र। पूछा यह गया है, ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, आप लोग याद रखना, इस पे स्टार लगा लीजिए। तो देखिए, जो सबसे अधिक सक्रिय हुआ है इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी सही है, शुक्र ग्रह है। कौन सा? शुक्र ग्रह है मित्र। ठीक है, शुक्र ग्रह वही ग्रह है जो पृथ्वी की, किसके मित्र? पृथ्वी के सबसे नजदीक है। ठीक है, दूसरा नंबर शुक्र ग्रह है, यह सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। इसके बाद आप पाएंगे इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। किसकी? पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, जुड़वा बहन भी कहते हैं। अच्छा, इसका परिक्रमण और परिभ्रमण पृथ्वी के लगभग समान है मित्र। ठीक है, इसका परिक्रमण और परिभ्रमण पृथ्वी के समान है। ठीक है, शनि के चारों तरफ वलय पाए जाते हैं, अब अच्छी तरह जानते हैं। बुध ग्रह है, यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। इसके साथ साथ पाएंगे यह सूर्य के सबसे नजदीक है। किसके? सूर्य के नजदीक है, सूर्य के सबसे नजदीक है। आप लोग मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, कुछ फैक्ट थे आपको बता दिए, लेकिन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आप पाएंगे शुक्र सही है मित्र। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, इसके बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। आपको बताना चाहता हूं कि एक अध्ययन के अनुसार, और अध्ययन किसने किया है? तो नासा, जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, उसने किया है मित्र। एक अध्ययन के अनुसार शुक्र ग्रह पहले की अपेक्षा अधिक ज्वालामुखी रूप से क्या हो गया है? सक्रिय प्रतीत होता है। आपको बताना चाहता हूं, नए विश्लेषण के अनुसार शुक्र ग्रह पर ज्वालामुखी विस्फोट में के नए प्रमाण मिले हैं। कैसे? नए इसके प्रमाण मिले हुए हैं, आप लोग याद रखना। ठीक है, अब बात आएगी शुक्र ग्रह की, तो शुक्र ग्रह के बारे में जान लेते हैं। सूर्य के दूरी से यह दूसरे ग्रह है। ठीक है, अगर जैसे माने कि चलिए कि यह सूर्य है, क्या ये सन है, ये सूर्य है आपका, तो दूरी ग्रह में सबसे पहले बुध हो जाएगा, उसके दूसरे नंबर पाएंगे आप, ये शुक्र है। ठीक है, ये बुध है,
फिर ये शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, फिर उसके बाद अरुण है और वरुण है। अगर दूरी की बात की जाए तो सूर्य के दूरी के क्रम में देखा जाए तो जो शुक्र ग्रह है वह दूसरा दूरस्थ ग्रह है। दूसरा दूरस्थ ग्रह सबसे नजदीक कौन सा है? बुध है, वह शुक्र है। तीसरे नंबर पृथ्वी आती है, इस पर आप निवास करते हैं। बुध शुक्र पृथ्वी, उसके बाद मंगल आता है, बृहस्पति आता है, शनि आता है, अरुण आता है, वरुण। वरुण इन 8 ग्रहों में सबसे दूरस्थ ग्रह है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे मित्र। अब देखिए, शुक्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 224.65 डे लगभग लेता है, 225 दिन की समथिंग लेता है। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है और यह सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे जो बता चुका हूं मित्र। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। शुक्र हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह भी है, इस बात को रखेंगे। गर्म है तो चमकीला भी है, जब गर्म है तो चमकीला भी है। शुक्र की वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और सल्फ्यूरिक एसिड अधिक मात्रा में है। जैसे पृथ्वी का अपना वायुमंडल है जिसमें नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में है, ऑक्सीजन 21% है, 78% आपकी नाइट्रोजन है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपको बताना चाहता हूं 0.03% है पृथ्वी के वायुमंडल में। इसी तरीके से शुक्र का जो वायुमंडल है मित्र, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा सर्वाधिक है मित्र। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और यह पृथ्वी का सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह भी है मित्र। मैंने दूरी के क्रम में जस्ट आपको बताया था। आपको बताना चाहता हूं कि इसकी सतह का तापमान 471 डिग्री सेल्सियस है। कितना? 471 डिग्री सेल्सियस है, जो आप देखेंगे बुध शुक्र ग्रह आपका ये वाला मित्र, ये आपका शुक्र ग्रह है, ये आपका शुक्र ग्रह है। इसका जो टेम्परेचर है वो कितना है? 471 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया था कि यहां पर इसके वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और सल्फ्यूरिक गैस की मात्रा सर्वाधिक है, इसलिए इसका टेम्परेचर कितना है? 471 है। अच्छा, पृथ्वी पर सबसे अधिक टेम्परेचर कहां पर पाया जाता है? अगर बात कीजिए, हमारी पृथ्वी है मित्र, इस पर सर्वाधिक तापमान पृथ्वी पर कहां पर मापा गया है? तो आप लोग याद रखना कि जो सबसे अधिक तापमान मापा गया है वह अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है अल्जीरिया। अल्जीरिया मापा गया है। सबसे अधिक जो टेम्परेचर है वो अफ्रीका का एक देश है अल्जीरिया, वहां पर सबसे अधिक टेम्परेचर मापा गया है, लगभग 56 डिग्री की समथिंग, 56 डिग्री की समथिंग। उसके बाद देखेंगे, आपको बताना चाहता हूं, जो यूरेनस के बाद शुक्र ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। मतलब दो ग्रह ऐसे हैं, कौन सा? एक तो यूरेनस है और शुक्र ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। कैसे घूमते हैं? उल्टे घूमते हैं। जबकि पृथ्वी सहित अन्य जो और ग्रह हैं वह पश्चिम से पूर्व घूमते हैं, लेकिन शुक्र ग्रह और यूरेनस ग्रह ये हमेशा विपरीत घूमते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। इसलिए शुक्र ग्रह पर देखेंगे कि शुक्र ग्रह पर पश्चिम दिशा में क्या होता है? सूर्योदय होता है, और पूर्व दिशा में सूर्यास्त होता है। जबकि पृथ्वी पर क्या है? पृथ्वी पर पूर्व दिशा में सूर्योदय होता है और पश्चिम दिशा में सूर्यास्त होता है। लेकिन शुक्र ग्रह में इसके साथ बिल्कुल विपरीत है। शुक्र ग्रह के पास अपना कोई चंद्रमा और वलय नहीं है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। आगे ध्यान दीजिए। तो मित्र, ये मेरा छोटा सेशन था। अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरी गुजारिश है कि सेशन को प्लीज 5 दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, और साथ साथ में अगर रियली अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्योंकि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम से ज्वाइन कर लेना। मैं आपके लिए इतनी शिद्दत से मेहनत करता हूं, आपका ये कर्तव्य आप भाई मानते हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट करता हूं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और 5 दोस्तों का शेयर जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।